चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टू क्रोमोसोम। ये पहले हम लोग समझेंगे डीएनए, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे क्रोमोसोम क्या होता है। तो देखिए जब हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ रहे होते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग को डीएनए का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया जाता है, कुछ इस तरह से। तो इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं ये जो गड्ढा यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है ना, बहुत कम है। ठीक है, बिल्कुल जैसा जितना ये उतना इस साइड पर भी नियर अबाउट ये भी उसी उसी टाइप का है। ठीक है ना। तो इस अगर हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टी होती है डीएनए की, वो नहीं पढ़ पाएंगे, हम लोग समझ नहीं पाएंगे। आइए ये वाला देखते हैं इसमें से। तो इस वाले में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे गड्ढा है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेजर ग्रुप बोलेंगे। फिर इसके बाद माइनर, बहुत कम गड्ढा है तो माइनर ग्रुप हो जाएगा। फिर ये मेजर मेजर ग्रुप हो जाएगा, ये माइनर ग्रुप हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि ये देखिए गड्ढा ज़्यादा है फिर कम है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितना इसमें था उतना ही इसमें, उतना ही नियर अबाउट इसमें भी होगा। ठीक, तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि मेजर ग्रुप कौन है माइनर ग्रुप कौन है। तो ये स्ट्रक्चर तो हमारे लिए बेकार है, ये प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं कर पा रहा डीएनए की। ठीक है ना, कि मेजर ग्रुप क्या है माइनर ग्रुप क्या है। अब इसमें देखिए एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलिक्स बोलेंगे। तो मेजर ग्रुप ये, माइनर ग्रुप ये, ठीक है ना। तो एक हमारे पास में हेलिक्स ये मिल गई, हेलिक्स ये मिल गई। दूसरा उसके बाद फिर से जैसे यहाँ मेजर और माइनर के बीच में, ऐसे माइनर और मेजर के बीच में भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो हमको एक हेलिक्स ये मिल जाएगी। फिर मेजर और माइनर के ग्रुप में देखेंगे तो एक हेलिक्स ये मिल जाएगी। ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं ये किस टाइप का डीएनए है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बी टाइप ऑफ डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए, क्योंकि हमको यही पढ़ना है। तो इनकी जो हेलिक्स है, हेलिक्स में हम ये चेक कर लेते हैं कि कितने बेस पेयर हैं। ठीक है ना, तो इस वाले में देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट वन 10। इसमें 10 बेस पेयर हैं। अगर 10 बेस पेयर हैं उसमें से पर हेलिक्स है, एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ये कौन सा डीएनए, बी टाइप ऑफ डीएनए। तो हेलिक्स जो बेस पेयर है, बेस पेयर की जो प्रेजेंट होते हैं पर हेलिक्स हैं, ठीक है ना, तो उस हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए हमें मिल जाएंगे। देखिए इसमें देख लेते हैं हम लोग इसको भी, जैसे जेड टाइप ऑफ डीएनए है, ठीक है ना, ए टाइप हो गया, बी टाइप हो गया, सी टाइप एंड डी टाइप, मोस्टली यही। तो इसमें कितने मिलेंगे, 12 बेस पेयर, सॉरी 12 बेस पेयर पर हेलिक्स मिल जाएगा इसमें। ठीक है ना, और इसमें से 11 बेस पेयर मिल जाएगी। इसमें कितने मिल जाएंगे, 10। तो हम लोग को ये वाला पढ़ना था, बी वाला पढ़ना था, बेस पेयर पर हेलिक्स मिल गया हमको एक हेलिक्स में ये। ठीक है ना, इसमें कितने मिल जाएंगे, 9 मिल जाएंगे। इसमें कितने मिल जाएंगे, 8 मिल जाएंगे। एक हेलिक्स में अगर 8 मिल रहे हैं तो डी टाइप ऑफ डीएनए। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने यहाँ पे हेलिक्स को डिफाइन कर लिया कि कोई भी एक कॉन्जिक्वेंस होना चाहिए माइनर ग्रुप और मेजर ग्रुप के बीच में, या कॉन्जिक्वेंस मेजर ग्रुप या माइनर ग्रुप के बीच में। आप मेजर और माइनर के बीच में भी देख सकते हैं, माइनर और मेजर के बीच में भी देख सकते हैं। तो जो लेंथ है, मिनिमम डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेलिक्स कहते हैं। अगर हमें हेलिक्स को डिफाइन करना पड़ जाए तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तब कॉन्जिक्वेंस डिस्टेंस बिटवीन, तो कॉन्जिक्वेंस distance between one major group and one minor group। ठीक है ना, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप के बीच जो डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। तो हम लोगों को आज टॉपिक क्या समझना था, ये डीएनए समझ गया कि डीएनए कुछ ऐसा होता है, डीएनए की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, हमको स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए टू क्रोमोसोम पढ़ना है। तो देखिए हमारे पास में बेसिकली डीएनए कैसा मिल गया, कुछ ऐसे मिल गया। ठीक है ना, हम लोग क्रोमोसोम समझते हैं, एक्चुअल में क्रोमोसोम कैसे बनता है, ये डीएनए हमको मिल गया ये। ठीक, तो देखिए ये डीएनए बहुत बड़ा होता है ये। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्लांट सेल है वो बहुत छोटी सी है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है, और उसमें जो ये क्रोमेटिन थ्रेड डीएनए है, समझिए ये प्लांट सेल है, एक तो बहुत छोटी होती है वो, और उसके अंदर न्यूक्लियस इतना छोटा सा है। तो उस न्यूक्लियस के अंदर, इतना छोटा सा न्यूक्लियस है, उसके अंदर इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा होता है, इसके कंपैरिजन में तो डीएनए बहुत बड़ा होता है। तो कैसे उसके अंदर रह सकता है,
तो इसको कहीं ना कहीं अरेंज किया होगा। जैसे बहुत लंबा धागा है तो आप लोग क्या करते हैं, पतंग जैसे पतंग उड़ाने वाला धागा है तो क्या करते हैं, उस धागे को कहीं ना कहीं उसमें लपेट लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही इस धागे को, डीएनए को कहीं ना कहीं इसको लपेट के फिर उसको अरेंज किया जाए। तो कैसे लपेटा जाता है, देखिए इसमें से ऐसे ये हिस्टोन प्रोटीन की कोर होती हैं कुछ, क्या होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन की कोर होती हैं ऐसे ही, ठीक है ना। तो इसमें से ऐसे लपेटा जाता है इसको, इस तरह से ऐसे लपेट लिया गया, ठीक। बात समझ में आ गई। तो ये हिस्टोन प्रोटीन की कोर है, ये हिस्टोन प्रोटीन है ये, ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन कोर ये हो गई, ठीक है। इसमें 8 प्रोटीन होती हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टामर, ऑक्टामर भी कहते हैं इसको, फिर आगे हम बताएंगे। तो ये डीएनए है, ये इसमें डीएनए और प्लस ऑक्टामर, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसोम कहलाएंगे। तो हमको इस तरह से न्यूक्लियोसोम मिल जाते हैं, ठीक है ना। डीएनए, डीएनए के बाद हमको क्या मिला, न्यूक्लियोसोम, ये मिले। इसको अगर और हम लोग क्या करें, क्वाइल्ड कर दें, कॉन्स्टिट्यूट कर दें, और ज़्यादा क्वाइलिंग कर दें, इसको पास पास ले आए हम लोग, तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा, कुछ इस तरह से ये मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप लपेट दीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा पास पास में मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो कुछ हम लोगों को ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये चीज़ जो दिख रही है आपको ऐसे मिल जाएगा, इस तरह से हमको मिल जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे इतना बड़ा सा स्ट्रक्चर था डीएनए का, वो धीरे धीरे क्वाइल्ड होते होते कितना छोटा स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, ये क्लियर हो गई। तो ये तुमको ऐसे लगेगा जैसे यहाँ पे किसी धागे में, ये स्ट्रिंग है, ये कोई धागा है, उसमें ये मूंगे, ठीक है ना, बीड उसमें लगे हुए हैं, धागे में मूंगे लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग भी एक नाम दे देते हैं। और इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या देते हैं, क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर नाम देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अगर इसी क्रोमैटिन फाइबर को और ज़्यादा हाईली क्वाइल्ड कर दीजिए, बहुत ज़्यादा क्वाइलिंग कर देते हैं तो कुछ ऐसे हो जाता है ये। फिर इसमें एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है पेल्कल की, उसको हम लोग चढ़ा देते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देते हैं क्रोमोसोम। ये होता है क्रोमोसोम। तो डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन फाइबर और फिर क्रोमोसोम। बहुत शॉर्ट में है, आपको यहाँ पे इतना समझना है केवल कि कैसे क्वाइल होते होते एक क्रोमोसोम बना है, बस इतनी सी बात समझनी है बस। इसके बीच में और भी स्ट्रक्चर है, वो हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, उस स्ट्रक्चर को हम नोट्स दे देंगे इसके। तो अभी आज इतना समझना है कि एक डीएनए था, डीएनए क्वाइल्ड होते होते किसमें, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन की एक कोर थी, उसमें क्वाइल्ड होते होते वो ऐसे बन गया, ठीक है ना, क्रोमोसोम। वैसे इसमें जो न्यूक्लियस ये दिखाया गया है यहाँ पे, इस न्यूक्लियस में ये वाला फॉर्म पड़ा रहता है, क्रोमैटिन थ्रेड वाला फॉर्म पड़ा रहता है। जब सेल डिवीजन का टाइम आता है तब वो क्रोमोसोम बनता है, और ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड हो जाता है, फिर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है। कब, जब सेल डिवीजन होना होता है तब, ठीक है ना। अगर हम कहें कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कब होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है आप समझिएगा, ठीक है ना, क्यों होता है ऐसा, आइए हम बताते हैं। जब सेल डिवीजन होता है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है ना। तो सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन में कोई क्या होता है कि जैसे कोई एक सेल है ये और उसके न्यूक्लियस है, तो वो 2 में डिवीजन करना होता है, तो 2 न्यूक्लियस बनेंगे। और इसमें जो इसका क्रोमैटिन ये थ्रेड है या डीएनए है वो भी डबल होगा, सिंपल सी बात है। तो डबल होने के लिए क्या है, इसकी कॉपी क्यों नहीं होगी। मान लीजिए जैसे मैंने आपको ये नोट्स बताए हैं, ये वाला नोट्स मैंने बताया है, तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है ना। और इसको पढ़ना कितने, 2 लोगों में पढ़ना है। तो 2 लोगों में अगर पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, बीच से फाड़ेंगे ऐसे, या ऐसे फाड़ेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी फोटोकॉपी करा लेंगे, फोटोकॉपी करा के फिर एक ये ले लेगा, दूसरा कोई और ले लेगा। बस ऐसे ही जब डिवीजन होना होता है 2 सेल में, इसके न्यूक्लियस मटेरियल को जाना होता है अगर, तो उसकी फोटोकॉपी होनी होती है। तो फोटोकॉपी होनी होती है, तो ये जो क्रोमैटिन थ्रेड था फिर वो कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बनेगा, इस फॉर्म में आएगा। और होने के बाद क्या आ जाएगा, जैसे ये क्रोमोसोम था, इसकी फोटोकॉपी होगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन बोलेंगे। ये जो फोटोकॉपी होनी है तो इसको क्या बोलेंगे, डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है ना। अब
फोटोकॉपी हो गई, तो एक तो ऑलरेडी ये पहले था, दूसरा भी ऑलरेडी ऐसे हो गया, ठीक है ना, ये बन गया। अब देखिए इसमें कुछ ऐसे बेस पेयर होते हैं जो अट्रैक्टिव होते हैं और स्टिकी होते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए और स्टिकी होने के बाद स्टिकी होने के कारण वो क्या हुआ, आपस में चिपक गए। देखो एक अगर आपस अट्रैक्ट होंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ऐसे। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा, अंदर की तरफ ये खींचा, अंदर की तरफ ये भी खींचा, ऐसे कुछ हो गया, और यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से अट्रैक्ट हो गए। तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जहाँ से अट्रैक्शन हुआ और जहाँ से चिपके, इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं सेंट्रोमियर। क्या नाम दिया, सेंट्रोमियर, ठीक है ना। अब जब सेंट्रोमियर बन गया है तो क्योंकि सेल का डिवीजन होना है तो दो जगह पे इसको डिवाइड भी करना है, अभी दो जगह भेजना भी है, तो भेजने के लिए इसमें और भी अरेंजमेंट होते हैं। तो इसके बाहर एक प्रोटीन की कवरिंग चढ़ जाती है, ठीक है ना। उस प्रोटीन कवरिंग को हम लोग क्या नाम देंगे, काइनेटोकोर नाम देंगे। क्या नाम देंगे इसको, काइनेटोकोर। इसका नाम देंगे काइनेटोकोर। अब इस काइनेटोकोर में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे स्पिंडल फाइबर्स आके जुड़ जाते हैं। ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं, फिर ये स्पिंडल फाइबर्स इसको खींचते हैं। जब खींचेंगे तो ये वाला पार्ट दूसरी जगह जाएगा और ये वाला पार्ट दूसरी जगह जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट मान लीजिए ये निकल के कुछ, ठीक है ना, अलग अलग हो गए इस तरह से, ऐसे। और इनको खींच के कौन ले गया है, ये जो इनके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन थी, ठीक है ना, उसके ऊपर स्पिंडल फाइबर्स थे, तो वो इनको खींच ले गए, अलग अलग हो गए ये, ठीक है ना, एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये क्या हुआ, कहाँ जाएंगे, एक दूसरे सेल के न्यूक्लियस में। ये वाला मान लीजिए इसमें आ गया, ये यहाँ पर आएगा, और जब इसके अंदर आ जाएगा तो ये कंडेंस्ड हुआ है, इस फॉर्म में है ना, इस फॉर्म में, वो इस फॉर्म में चला जाएगा। तो आपको डिवीजन होने के बाद जब सेल के अंदर पहुंच जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही डिवीजन हो जाता है तो वो अपने आप वो खुल जाता है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो इसकी जरूरत कहाँ हुई, जब सेल का डिवीजन होना होता है तब वो क्रोमोसोम होता है। जो क्रोमेटिन फाइबर है वो हाईली कंडेंस्ड होके तब वो बना है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये डुप्लीकेटेड है, ये कैसा है, नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, नॉन डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ये, ठीक है। और ये वाला क्रोमोसोम कैसा है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है ये। कब बना, जब सेल का डिवीजन होना होता है तब बना। एक ही बात क्लियर हो गई, बिल्कुल जस्ट इसकी कॉपी है ये कॉपी है। तो दोनों की जो स्ट्रैंड है ये, ठीक है ना, इसकी कॉपी ये है, तो दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। ये होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसी की फोटोकॉपी हुई है। तो आप लोग एक जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखते हैं जो बेसिक क्लासेस में रहता है, कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है ना। तो वो एक्चुअल में ये वाला क्रोमोसोम है, आपको ये वाला दिखाया जाता है। तो सही ढंग का जो अच्छे से डिफाइन, सारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो सकती है तो इस वाले से। ये तो सिर्फ बना के दिखा दिया जाता है, ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्रोमोसोम कैसे बनता है, डीएनए से एक क्रोमोसोम कैसे बनता है, और उसके बनने के बाद वो सेल डिवीजन में कैसे भाग लेता है, वो सेल डिवीजन में कैसे वो डुप्लीकेशन होता है और कैसे दो सेल में चला जाता है। तो क्रोमोसोम कब बनता है, जब सेल का डिवीजन होता है। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में ये है। अब इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ओके।